एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द सेल चैप्टर ऑफ क्लास 6। तो जो ये चैप्टर है इसका हाफ ऑफ द जो पार्ट है वो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था। एंड अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी सो यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। जितना बचा हुआ चैप्टर है उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जो पिछला पार्ट था इस वीडियो का, पिछला जो पार्ट था इस चैप्टर का, उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ बात किया था सेल जो चैप्टर है इसके इंट्रोडक्शन की, और जो बेसिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में हमने बात किया था। लेकिन जो एक सेल है उसके बारे में और डेप्थ में हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इन विच वी विल बी लुकिंग एट कि कौन कौन से उसके कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे इन डिटेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल की जो ये स्लाइड है मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी। जस्ट अ रीकैप ऑफ दैट। साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो चीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ उसको मेक श्योर कि आप इमेज में भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। तो जो एक टिपिकल सेल होता है, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बता दूँ, प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो हो सकता है आपकी बुक में दिया हो सकता है ना दिया हो, बट एक मेजर जो डिफरेंस है वो मैं अभी आपको फर्दर बताने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन जो एक प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो वो हुआ एक उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, प्लांट सेल या एनिमल सेल के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो सेम होते हैं, जिसको हम कहते हैं टिपिकल सेल, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, अनदर है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड द सेल ऑर्गेनेलीज। सबसे पहली चीज़ मैंने बताई आपको सेल मेम्ब्रेन। इसको अगर आप इमेज में स्पॉट करने की कोशिश करो तो ये रही आपकी सेल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है साइटोप्लाज्म। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे जो ये चीज़ है, ये चीज़ फैला हुआ है, ये है, ये सब साइटोप्लाज्म है। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि पूरे जो जो पूरा का पूरा जो सेल होता है उसमें कवर्ड होता है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया साइटोप्लाज्म भी। नेक्स्ट जो चीज़ आती है, ज़रा मैं लेबल कर दूँ, नेक्स्ट जो चीज़ आती है इट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ पे है इसमें, ये हो गया न्यूक्लियस। अब इसके अलावा जो भी सेल में चीज़ें हैं वो सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये सेल ऑर्गेनेली है, ये सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली, अगेन अ सेल ऑर्गेनेली, ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। और इस वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करी जाए सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ईच सेल इज बाउंड बाय अ थिन डेलिकेट स्किन लाइक मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक जो सेल होता है वो किससे बाउंड होता है, उसकी जो बाउंड्री होती है वो किससे बनी होती है, बाय अ थिन डेलिकेट, पतली सी डेलिकेट सी मेम्ब्रेन जो स्किन की तरह होती है। हमारी जो स्किन है ना उसकी जैसी एक पतली सी डेलिकेट सी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट अलाउज ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, हेंस इट इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अपने थ्रू पास करने देती है, जिसकी वजह से इसको हम एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को और क्या कहते हैं, तो इट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सारे सब्सटेंसेस को ये पास थ्रू नहीं होने देती है, सेल के अंदर नहीं घुसने देती है, ना ही निकलने देती है। सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव रिक्वायर्ड जो सब्सटेंसेस है वही उसके थ्रू पास हो सकते हैं। एक चीज़ और सेल मेम्ब्रेन के बारे में, इट इज़ इलास्टिक इन नेचर में ये इलास्टिक होती है और एनेबल करती है द सेल टू स्ट्रेच टू सम एक्सटेंट। कुछ एक्सटेंट तक सेल को स्ट्रेच करने को अलाउ करती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते पर थोड़ा सा। फंक्शंस ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, जो एक सेल मेम्ब्रेन है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। इट गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल, जो सेल है उसको एक डेफिनेट शेप देती है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटीरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो मटीरियल अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है उसका जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करती है। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल कॉम्पोनेंट, सेल के अंदर का जो भी कॉम्पोनेंट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम इंजरी, ताकि उनको कोई इंजरी ना हो, चोट ना लगे। अब बात करिए सेल वॉल की। तो जो सेल वॉल है ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट सेल के अंदर ही पाई जाती है। A plant cell has an additional protective wall around the cell membrane
कॉल्ड द सेल वॉल। ये देखो मैंने सेल में सिर्फ 2 चीज़ें रखी हुई हैं, मैं अंदर का पूरा सेल मैंने हटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या रखा है मैंने, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। जो पहली लेयर है डार्क ग्रीन कलर की, इट इज सेल मेम्ब्रेन। ये क्या चीज़ है, ये है सेल मेम्ब्रेन। और इसके जस्ट बाद जो एक ये लाइट ग्रीन कलर की है, ये क्या है, इट इज सेल वॉल। जो एक प्लांट सेल है उसके अंदर ये एक एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के बाद, दैट इज कॉल्ड दी सेल वॉल। एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल इसको कहा जाता है। अब जो ये जो सेल वॉल है, इट इज नॉन लिविंग। ये नॉन लिविंग होती है, परमिएबल होती है, यानी इसके अंदर सारी चीज़ें ईजिली फ्री पैसेज है, कोई भी सब्सटेंस इसके अंदर पास थ्रू हो सकता है, चाहे अंदर चाहे बाहर। इट इज मेड अप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेल्यूलोज। किससे बनी होती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है नेम्ड सेल्यूलोज, इससे बनी होती है। ठीक है। फंक्शंस ऑफ अ सेल वॉल, ये प्लांट सेल को एक डेफिनेट शेप देती है, यानी उसका जो शेप है वो चेंज होने नहीं देती है। सेल जो है उसको रिजिडिटी देती है और स्ट्रेंथ देती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का मेजर डिफरेंस यही है कि जो एक प्लांट सेल होता है, ये यहाँ पे ये प्लांट सेल मैंने दिखाया आपको, तभी इसमें आप सेल वॉल भी देख पा रहे हो। लेकिन अगर यही एनिमल सेल होता तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती। अच्छा, अब न्यूक्लियस की बात करी जाए, द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस कहाँ पे है पहले तो ये बता दूं। ये देखो ये न्यूक्लियस है, ये होता क्या है, ये सेल का कंट्रोल सेंटर है। जैसे कंप्यूटर का कंट्रोल सेंटर क्या होता है, सीपीयू। सिमिलरली किसी भी सेल का जो कंट्रोल सेंटर होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, वो एक न्यूक्लियस होता है। यूजुअली ये स्फेरिकल या फिर ओवल शेप का होता है और ये सराउंडेड होता है एक डबल मेम्ब्रेन से, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं, यस, अब आप देख पा रहे होगे। तो ये जो ये एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है जो मैंने रेड से किया है, एक और बाउंड्री है जो मैंने अब ब्लू से किया है। ठीक है, आप रुको, ब्लू आपको सही से दिख नहीं हो रहा होगा, लेट मी मेक इट ग्रीन। एक बाउंड्री और है, तो ये 2 बाउंड्रीज हैं, यानी ये डबल मेम्ब्रेन है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो न्यूक्लियस की जो बाउंड्री होती है, जो मेम्ब्रेन होती है जिसके वो बाउंड होता है, वो एक डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनक्लोजेस अ कलरलेस डेंस फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, उसके अंदर एक क्या होता है, कलरलेस डेंस फ्लूइड, इसका कोई भी कलर नहीं होता है, और वो एक डेंस फ्लूइड होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। इसमें जो ये चीज़ें हैं ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही एक न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इट कंटेन्स 1 और मोर स्फेरिकल बॉडीज जिनका नाम होता है न्यूक्लियोलस। आप देख पा रहे हो कि ये न्यूक्लियस के अंदर एक ये येलो सी चीज़ है, जो ये येलो चीज़ है इसको हम क्या कहते हैं, इसका एक नाम होता है, दैट इज न्यूक्लियोलस। और अगर बहुत सारे होते हैं तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द क्रोमेटिन नेटवर्क। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक इमेज लगाई है, ये जो है ये एक सिंगल इमेज है ऑफ अ न्यूक्लियस, मतलब ये सिर्फ न्यूक्लियस की है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म, मैं ज़रा सा आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप जो ये ब्लैक देख पा रहे हो, इसको मैं अब पिंक पर्पल से मैंने इसको कर रही हूँ। जो ये है ना, ये चीज़ क्या है कि क्रोमेटिन नेटवर्क है। यहाँ पे जिसको जूम इन करके दिखाया गया है, ये देखो ये है, ये क्रोमेटिन नेटवर्क है। और ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसको हम, जो थ्रेड लाइक सा होता है, एकदम थ्रेड धागे जैसा होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप पता कर पाओगे कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उससे बना हुआ एक नेटवर्क है जिसको क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है और न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। अब देखो एक बात समझो, जब सेल डिवाइड होता है तो जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है, जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, द क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स which are responsible for hereditary characters that are passed on from the parent cell to the new cell। से हम लोग कहते हैं इसे मदर है और डॉटर है। तो बेसिकली क्या कहा जाता है कि कोई भी बच्चा है तो उसको क्या कहते हैं कि ये मम्मी पे गया या पापा पे गया। सो वो कैसे डिटरमाइन होता है, बिकॉज ऑफ द जीन्स। अब जो जीन्स होते हैं वो कौन कैरी करता है, क्रोमोसोम्स। जब कोई सेल डिवाइड होता है तो जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वो क्रोमोसोम्स बनाता है। अब जो यही क्रोमोसोम्स होते हैं
ये जीन्स को कैरी करते हैं। और जीन्स क्या होते हैं, ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स मतलब से जो शक्ल मिलती जुलती है, मतलब जो पुराने समय से चलता आ रहा हो एक फैमिली में। पेरेंट सेल को न्यू सेल्स में जब बदलाव होता है तो जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे पास ऑन होते हैं, थ्रू जीन्स विच आर कैरिड बाय क्रोमोसोम्स। ये जो ये सिंबल है ये क्रोमोसोम्स का सिंबल है जो आपने देखा होगा। यहाँ पे जो ये चीज़ है ना ये क्रोमोसोम है जिसको यहाँ पे और जूम करके दिखाया गया है, और या फिर यूँ कह लो कि जो एक सिंबल दिखाया जाता है फॉर जीन्स, दिस इज द सिंबल, ठीक है। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है कंट्रोल करता है किसी भी एक सेल जो होता है उसकी जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल भी कहा जाता है। इट इज़ द कैरियर ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब कोई ऐसी चीज़ जो पुरखों से चलती आ रही हो फैमिली में, ठीक है, उसको कैरी करता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब जो उनका बच्चा होता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल डिवीजन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ अ सिंगल सेल टू फॉर्म टू सेल। जब एक सेल जो है जब वो डिवाइड होता है तो वो दो डॉटर सेल्स बनाता है। द चाइल्ड विच इज बॉर्न, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, डॉटर सेल्स ही फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ अ सिंगल सेल टू फॉर्म टू सेल्स इज नोन एज सेल डिवीजन। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये मैंने आपको ऊपर जब इमेज दिखाई थी स्टार्टिंग में तभी बताया था। ये सेमी सॉलिड कलरलेस, सेमी सॉलिड होता है, मतलब ना तो ये पूरा लिक्विड है ना तो ये पूरा सॉलिड होता है, ठीक है, बीच की चीज़ है। कलरलेस होता है, जेली लाइक पार्ट होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड होता है। सेल्यूलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, मोस्टली जो सेल्यूलर एक्टिविटीज़ होती हैं दे अकर विद इन द साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज की हेल्प से साइटोप्लाज्म के अंदर ही बहुत सारी जो मोस्टली जो सेल्यूलर एक्टिविटीज़ हैं वो अकर होती हैं। फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड न्यूट्रिएंट्स विद अ सेल। जो एक सेल है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रिएंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हेल्प करता है एक साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये है सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर कोई चीज़ घुसी है, अब वो यहाँ पे आ गई, उसको अगर मुझे कैरी करना है, अगर मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूँ, ये जो सेल ऑर्गेनेली है जिसको मैंने भी सर्कल किया, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर उस सब्सटेंस को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचना है तो वो कैसे पहुँचेगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे ट्रैवल करते हुए ऑल द वे टू द माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे ही पहुँचेगा ना, बिकॉज क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो जेली लाइक है तो उसे चीज़ कैरी होती जाती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता जाता है विद इन अ सेल, ठीक है। हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन, और किसमें हेल्प करते हैं, इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। अलग अलग जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उसके बीच में जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का उसमें हेल्प करता है। सेल ऑर्गेनेलीज की अब बात करी जाए तो इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज अ सेल हैज मेनी स्मॉल स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म। बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है एक सेल को, और उसके लिए उसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स आर सम ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज। सबसे पहली बात आप मेरी एक चीज सुन लो, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, प्लास्टिड्स जो हैं और जो वैक्यूल्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी जो सेल ऑर्गेनेलीज बताएं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी जाए तो ये प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियन। ये होते क्या हैं, इसका जो इमेज है मैंने आपको यहाँ पे लगा दिया, आप देख लो। दे आर स्मॉल रॉड शेप्ड या फिर स्फेरिकल शेप्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं, छोटी होती हैं और रॉड शेप्ड या फिर स्फेरिकल शेप्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं, और ये एक सेल में बहुत ज़्यादा नंबर्स में पाई जाती हैं। हर एक जो माइटोकॉन्ड्रियन है वो दो मेम्ब्रेन से बना होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज फोल्डेड टू फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रिस्टे। अब इस इमेज में जरा सा मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, ये जो है ना ये होता है, ये हो गई मेरी आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद एक इनर मेम्ब्रेन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये ऐसे यहाँ पे ना कर्व टाइप का अजीब सा जो शेप है ये फॉर्म करती है, फोल्ड हो रही है, ये इनर मेम्ब्रेन है पहली चीज़। और जो फोल्ड होकर जो ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर बना रही है, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रिस्टे, CRISTAE। फंक्शंस ऑफ
माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शंस होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन इन द सेल। सेल में जो रेस्पिरेशन है उसकी साइट्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन के दौरान जो फूड है वो ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। रेस्पिरेशन अभी आपके चैप्टर नहीं है, सेकेंड टर्म में कोर्स में आएगा तब मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो देखो जो रेस्पिरेशन है वो एक ऐसी ब्रीदिंग, एक तो आप सांस लेते हो, पर आप जब सांस लेते हो तो उसमें ऑक्सीजन होती है। अब वो जो ऑक्सीजन है वो जाके फूड से मिलती है, इसको हम कहते हैं फूड इज ऑक्सीडाइज। फूड ऑक्सीडाइज होता है किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको हम कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब इस वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ अ सेल भी कहा जाता है। Ribosomes, these are small round structures present either in a free state in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum. Ribosomes जो हैं ये small round structures होती हैं जो कि present होती हैं या तो free state में cytoplasm में या फिर endoplasmic reticulum से जुड़ी हुई होती हैं। ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती हैं। जरा सा मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखो, ये न्यूक्लियस है, राइट, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है। इसके बाहर जरा सा देखो, कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रेड रेड कलर का, राइट, इसको मैंने ही यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए करा हुआ है। इसको देख के आप पहचान पा रहे होगे कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। अभी आगे मैं दिखाऊंगी। राइबोसोम्स देखो एक तो फ्री स्टेट में भी होते हैं और एक होते हैं अटैच्ड और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो न्यूक्लियस है इसे जो ये ब्लू कलर की चीज जुड़ी हुई है, इट इज व्हाट? इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चीज जो है ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसी से जुड़े हुए हैं राइबोसोम्स। जो ये चीजें हैं ना ये राइबोसोम्स हैं। और अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ऊपर देखो, इसमें भी ये क्या है? ये राइबोसोम है। आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो चीजें हैं ये जुड़ी हुई हैं इससे, ये राइबोसोम है। दीज आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें आप देख पा रहे हो राइबोसोम्स क्या है। ये जो इमेज है इसमें अगर ध्यान से देखो, इसमें न्यूक्लियस को अलग से दिखाया गया। तो एक चीज समझो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस से जुड़ा होता है और राइबोसोम जो होते हैं वो कुछ कुछ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे देखो जो ये है ना ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, आपको ये बात पता है। अब इसमें जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इट इज व्हाट? इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, इसमें जो ये चीज़ है, फिर ये है, इस तरह के जो ये डॉट डॉट्स हैं यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ये असली में क्या है? इनका नाम राइबोसोम। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करी जाए तो ये वो प्लास्टिड्स हैं जिनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है कॉल्ड क्लोरोफिल। लीफ का जो चैप्टर है सेल में वो आपने अगर पढ़ा है तो उसमें इट इज गिवन। जो ग्रीन जो पिगमेंट है उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। और ये जो क्लोरोफिल है ये किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट नाम के प्लास्टिड में। दे इम्पार्ट ग्रीन कलर टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स वेयर दे आर प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये ग्रीन कलर देते हैं लीव्स को या फिर और भी प्लांट के पार्ट्स में जहां पर भी वो प्रेजेंट होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके दो रीजन्स होते हैं, ग्राना एंड स्ट्रोमा। ये आपके कोर्स में नहीं है, स्टिल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखो ग्राना की अभी बात करेंगे, सबसे पहले स्ट्रोमा देखो। जो ये वाला रीजन है ये है स्ट्रोमा वाला रीजन, ठीक। फिर यहाँ पे आप देखो ये एक स्टैग बना हुआ है, यहाँ पे कई सारे जो ये प्लास्टिड्स हैं क्लोरोप्लास्ट का ही अंदर का जो हिस्सा है, ये सारे जो हैं ये डिस्क शेप्ड कहा जाता है इनको। इसका जो स्टैक बना हुआ है उस स्टैक को कहते हैं हम ग्रैनम। और ग्रैनम जब बहुत सारे होते हैं, देखो एक स्टैक ये है, एक स्टैक ये, एक ये, सबसे जब बहुत सारे ग्रैनम होते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रैना। तो जो क्लोरोप्लास्ट के दो रीजन होते हैं, एक ये स्ट्रोमा वाला और एक ये वाला रीजन जिसमें सारे के सारे ये डिस्क शेप जो सैक्स हैं उसका जो स्टैक है वो आ जाता है। स्टैक क्या होते हैं? एक कलेक्शन होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। इनको हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट की बात करी जाए तो दीज आर द प्लास्टिड्स विद कलर्ड पिगमेंट्स अदर देन ग्रीन। ये वो प्लास्टिड्स है जिनमें कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं ग्रीन के अलावा। ग्रीन अगर है तो वो क्लोरोप्लास्ट है और अगर उसके अलावा कोई और पिगमेंट है तो दैट इज क्रोमोप्लास्ट। ये कहाँ पाया जाता है? मोस्टली फाउंड इन फ्रूट्स एंड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। फलों में देखे जाते हैं और जो फ्लावर होता है उसके जो पेटल्स होते हैं उसमें होते हैं, ठीक है। रेड, ऑरेंज और येलो कलर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट।
जो भी फल जिस भी कलर का है उसका प्रेजेंस जो क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से ही किसी भी फ्रूट और फ्लावर का जो कलर है वो रेड, ऑरेंज और येलो वगैरह होता है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करी जाए तो ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, डिवॉइड ऑफ एनी पिगमेंट, मतलब इसमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। दिस स्टोर फूड, इनका काम, अगर वो किसी भी कलर के नहीं तो उनका काम क्या है, ये फूड प्रिपेयर, जो प्लांट में फूड प्रिपेयर किया जाता है उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स। दे आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की रूट्स में ये पाए जाते हैं और अंडरग्राउंड स्टेम्स में भी पाए जाते हैं। जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम्स मतलब वो जैसे जो चीज़ें ज़मीन के अंदर से निकलती हैं, पटेटो, जिंजर, यहाँ पे जिंजर की भी इमेज लगी हुई है और पटेटो की भी, पटेटो एंड जिंजर। वैक्यूल की बात करी जाए तो अ वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। जो एक वैक्यूल होता है वो किससे बना होता है? बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। द मेम्ब्रेन एनक्लोजेज अ फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। इस मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं सेल सैप, और ये कंटेन करता है, जो वैक्यूल है या कह लो जो सेल सैप है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? शुगर्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स एंड मिनरल्स, ये 4 चीज़ें होती हैं। जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें जो वैक्यूल्स हैं वो बड़े होते हैं और एनिमल सेल्स में छोटे होते हैं। लेकिन कुछ जो प्लांट सेल्स देखो, कुछ प्लांट सेल्स में सिर्फ एक बड़ा ही वैक्यूल होगा, वहीं पर जो कुछ एनिमल सेल्स होते हैं उसमें या तो एक छोटा वैक्यूल, बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे, जैसे कि अमीबा नाम का जो एक ऑर्गेनिज्म है उसमें होते हैं, या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा, या तो बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। जो ये इमेज लगी है इसमें जो ये चीज़ है, ये जो ऑर्गेनली है, ये एक वैक्यूल है। फंक्शंस ऑफ अ वैक्यूल, वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है? द वैक्यूल कीप्स द cell turgid and keeps it in shape. They help the cell in remaining turgid and keeps it in shape. Help the cell remain turgid and keeps it in shape. Turgid मतलब वो अपने शेप में बने रहें, ठीक है। They store food materials और जो वाटर और फूड मटेरियल्स होते हैं उनको सेल में ये स्टोर भी करता है। अब की पॉइंट्स करके आपकी बुक में दिया है, सो यहाँ पे भी इसी हेडिंग से मैंने लिख दिया है। जो पार्ट्स बोथ प्लांट और एनिमल सेल में पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज एंड राइबोसोम्स, ठीक है। अब ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं? सेल वॉल एंड प्लास्टिड्स। सेल वॉल और प्लास्टिड्स आपको एनिमल सेल में कभी भी नहीं मिलेंगे। और वहीं पे ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं? वो होते हैं सेंट्रोसोम एंड लाइजोसोम्स। इनका सिर्फ अभी नाम आपके कोर्स में, ठीक है। सेंट्रोसोम और लाइजोसोम्स जो हैं वो एनिमल सेल में पाए जाते हैं और कभी भी आपको प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे। अब एक प्रोसेस है सेल डिविजन, इसके बारे में ऊपर मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताया। लेट्स टॉक अबाउट अगेन इन शॉर्ट, ब्रीफ में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। सेल डिविजन इज द प्रोसेस जिससे एक जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करता है टू फॉर्म 2 न्यू डॉटर सेल्स। सेल डिविजन एक ऐसा प्रोसेस है इसमें सेल डिवाइड करता है टू फॉर्म 2 न्यू डॉटर सेल्स। अब चाहे वो सेल जो है वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हम कहते हैं उसको डॉटर सेल ही है, ठीक है। जो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं वो वापस से डिवाइड करती हैं इनटू 4 न्यू सेल्स और इसी तरह से डिवीजन चलता जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में अगर एक सवाल आ रहा है कि एक सेल जो था उसने डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाए, तो 2 डॉटर सेल 4 कैसे बना सकते हैं? देखो यार, ये सिंपल सी मैथ है। एक था, उससे कितने बने? 2। अब इसी प्रोसेस को अगर वापस करोगे तो हर एक जो सेल है वो वापस से 2 बनाएगा, तो फाइनल में कितने बने? आपके पास बने 4। इसी तरह से अगर मैं फर्दर इसको डिवाइड करना चाहूँ तो फिर 1 बना, 1, 2, तो इस तरह से मेरे पास कितने बन गए? 2, 4, 6, 8, मेरे पास 8 बन गए अगर मैं यूज़ करती हूँ 4 सेल्स को, ठीक है। इस तरह से डबल होता जाता है। इस तरह से पूरा डिवीजन होते होते हमारी पूरी एक ह्यूमन बॉडी बन जाती है। सेल डिवीजन, व्हेन अ सेल इज फॉर्म्ड इट इज स्मॉल। जब एक सेल फॉर्म होता है तो वो छोटा होता है। जब फूड वो डाइजेस्ट करता है तो वो साइज में बड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है। एक सर्टेन क्रिटिकल साइज जब वो पहुंच जाता है तब जो सेल है वो डिवाइड करता है इंटू 2 सेल्स। द प्रोसेस बाय विच सेल्स आर फॉर्म्ड इज नोन एज सेल डिवीजन। मैं प्रेफर करूंगी जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको बताई है कि सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 न्यू डॉटर सेल्स,
इसी वाली डेफिनेशन को आप याद करें एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है ये बहुत कंप्लीट नहीं है, इसमें काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिसिंग हैं, ठीक है। जो न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं थ्रू सेल डिवीजन उन्हें कहा जाता है डॉटर सेल्स। मैंने आपको पहले बता दिया। न्यू सेल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। न्यू सेल्स अब क्यों बनते हैं? फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जो सेल्स मर गए हैं उनको रिप्लेसमेंट की जब जरूरत होती है तब भी न्यू सेल्स बनते हैं। दो चीज़ों के लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड टू रिप्लेस द सेल्स दैट डाई। सम सेल्स इन अवर बॉडी डिवाइड थ्रू आउट अवर लाइफ। हमारी बॉडी में कुछ जो सेल्स हैं वो पूरी जिंदगी भर डिवाइड करते हैं, और वहीं पे एक ह्यूमन बॉडी जो है उसमें मिलियंस ऑफ ब्लड सेल्स हर सेकंड मरते हैं और रिप्लेस कर दिए जाते हैं। स्किन सेल्स जो होते हैं वो भी डिवाइड करते रहते हैं, लेकिन जो नर्व सेल्स होती हैं वो ब्रेन की, वो एक बार मर गई तो मर गई, उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। इसीलिए ह्यूमन बॉडी जो है वो अपने, ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट है, गिव रीजन में आता है, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी है वो अपने पूरे सारे के सारे पार्ट्स की इंजरीज जो हैं उनकी इंजरीज को ठीक कर सकता है, लेकिन नर्वस सिस्टम की इंजरी को वो ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि एक बारी अगर ब्रेन की नर्व सेल्स मर गई तो मर गई, उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। डिड यू नो जो हमारी बॉडी है वो न्यू ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती रहती है। सेल्स तो प्रोड्यूस करती है, न्यू ब्लड सेल्स को भी वो प्रोड्यूस करती रहती है। हर एवरी मिनट, हर मिनट जो है 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स डाई होती हैं और उनके पेरेंट सेल के डिवीजन से वो बनती हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर जिस चीज़ों से मैंने आपको ये पढ़ाया है, ये जो नोट्स हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो यू कैन गेट इट थ्रू अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। आप उस पर जाके यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इन नोट्स का फ़ायदा ये है कि आपके बुक में जो पैराग्राफ्स में दिया गया है वो चीज़ नहीं है यहाँ पे, और साथ साथ इमेजेस भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सी मैंने लगाने की कोशिश करी है। सो दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू वांट टू डाउनलोड देम, द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको कोई भी क्लास 6 का चैप्टर पढ़ना हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, देन आई एम देयर। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जल्द से जल्द आपको वो चीज़ उस चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ। सो until next video, bye bye and take care. I'll see you soon in my next video.